हेक्टर के ऑलरेडी हम काफ़ी वीडियोस अपने चैनल पे पहले भी लेके आ चुके हैं और ये है हेक्टर प्लस डीजल है बेसिकली। और इस गाड़ी को हमने काफ़ी जो है चला करके भी देखा है और बहुत सारी चीज़ें जो है और नई नई चीज़ें पता चली हैं जो इस वीडियो में हम कवर करेंगे। वीडियो को अगर एंड तक देखेंगे तो और बहुत सी चीज़ें जो है इसमें पता चलेंगी। सबसे पहले तो अगर इसके ओवरव्यू की बात करें तो इसका जो मैचो ग्रिल जो एकदम आपको ज़बरदस्त फ्रंट व्यू मिलता है आफ्टर फेसलिफ्ट, वो एक बहुत अच्छी चीज़ है जो एक इसकी रोड प्रेजेंस को काफ़ी इंक्रीज़ कर देती है। फ्रंट ग्रिल की बात करें तो पूरा जो फ्रंट ग्रिल है वो आपको आगे से जो है क्रोम के साथ मिलने वाला है। दूसरा एलईडी सेटअप पूरा आपको फ्रंट में रहने वाला है, कोई चेंज नहीं है। थ्रू आउट जो है आपका मल्टी प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिलते हैं। इनफैक्ट जो फॉग लैम्प्स हैं वो भी एलईडी हैं। सिक्वेंशियल जो इंडिकेटर्स हैं या फिर हम डीआरएल की बात कर दें तो वो यहाँ पर आपको मिलेगा, वो भी आपके पूरी तरह से एलईडी हैं। इंडिकेटर्स जो है वो सिक्वेंशियल काम करते हैं। साइड प्रोफाइल में देखें तो साइड प्रोफाइल में गाड़ी पूरी तरह से जो है बहुत बड़ी गाड़ी एकदम, जैसे कहते हैं ना साइड में अगर आप पूरा देखें तो काफ़ी बड़ी, लेकिन इसकी जो डायमेंशंस है उसकी जो लुक है उसको इस तरह से मैनेज किया गया है कि बहुत ज़्यादा बल्की फील नहीं होती है, इनफैक्ट बहुत ज़्यादा स्पोर्टी फील होती है। नीचे आपको जो क्लैडिंग में एक सिल्वर सी लॉन्ग स्टिक मिल जाएगी जो एक इसकी लुक में थोड़ा सा एक चेंज लेके आती है। नॉर्मल आपके जो बॉडी कलर है उससे डिफरेंट अलग करती है। अगर सिर्फ ब्लैक क्लैडिंग रहती तो वो थोड़ा सा इसको बोरिंग हो सकता था, लेकिन सिल्वर जो लाइनिंग है उसे थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बना देती है। दूसरा अगर आप डोर हैंडल्स की बात करें उसमें भी आपको एक क्रोम एलिमेंट यहाँ पर स्ट्रिप जो है देखने को मिल जाएगी। 360 डिग्री कैमरा व्यू आता है। 360 डिग्री कैमरा जो है वो काफ़ी अच्छे से काम करता है और अगेन हमने उसको काफ़ी अच्छे से टेस्ट किया है। अगर आप उसको ट्रैफिक में बात करें या फिर अगर आप उसको पार्किंग के दौरान यूज़ करें तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो अच्छे से इंप्रूव कर दी गई हैं। और इनफैक्ट जो थोड़ा बहुत इंफरटेनमेंट सिस्टम में या 360 डिग्री कैमरा में लैग्स रहते थे या कुछ इशूज़ रहते थे उनको पूरी तरह से रिजॉल्व कर दिया गया है और धीरे धीरे हर अपडेट के साथ ही सारी चीज़ें जो है इंफरटेनमेंट सिस्टम की वो इंप्रूव होती जा रही है। यहाँ पर इंडिकेटर्स जो हैं वो आपको सिक्वेंशियल नहीं मिलते हैं, एलईडी जरूर मिलते हैं लेकिन सिक्वेंशियल नहीं मिलते हैं। 360 डिग्री कैमरा की प्लेसमेंट मिलती है और यही आपको वैसे भी फ्रंट और बैक में भी मिलती है। ग्लास व्यू काफ़ी ब्रॉड है, काफ़ी अच्छा व्यू आपको पीछे से भी मिलता है, इनफैक्ट ड्राइवर सीट से भी मिलता है, तो क्लॉस्ट्रोफोबिक नहीं रहने वाला। दूसरा रिक्वेस्ट सेंसर आपको ड्राइवर और पैसेंजर साइड दोनों साइड मिलते हैं। इंटीरियर की बात करें एक बार, इंटीरियर अगर आप रियर से पहले देखें तो जो है वो वॉलनट ब्राउन कलर में आपको इंटीरियर मिलता है जो काफ़ी इसकी प्रीमियम को एनहेंस करता है। इनफैक्ट मैं अगर बात करूं कि हमने रिसेंटली अपनी चैनल पे टाटा सफारी, टाटा हैरियर, इनफैक्ट और भी कार्स जो प्रीमियम लेवल पे आती हैं, ग्लॉस्टर वगैरह सब कवर की हैं। जो हेक्टर में इंटीरियर मिलता है आपको वो एक नेक्स्ट लेवल ही है। मतलब उसका आप क्वालिटी वाइज देख लें, कलर वाइज देख लें, क्वालिटी भी इतनी शानदार है कि इसको एक स्टेप में हमेशा बाकी गाड़ियों से ऊपर ही रखता हूँ। चाहे वो प्रीमियमनेस की बात कर लें, कंफर्ट की बात कर लें, कहाँ ये गाड़ी उनसे थोड़ी सी पीछे रह जाएगी, वहाँ पे भी आएंगे, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं कंफर्ट की, हम बात कर रहे हैं यहाँ पे इसकी डिज़ाइन की, इंटीरियर की, तो वो प्रीमियम लेवल जो है वो बेटर है एज़ कम्पेयर टू अदर कार्स। दूसरा आपको यहाँ पर जो है पेनोरामिक सनरूफ मिल जाती है जो काफ़ी ब्रॉड है। अगेन इसके व्यू को, इसके इंटीरियर को और ज़्यादा जो है स्पेशियस बनाती है और ज़्यादा स्पोर्टी बनाती है। रियर में आ जाते हैं, रियर में इसकी जो लुक है उसको पूरी तरह से अगेन चेंज कर दिया गया है। पीछे से आपको कनेक्टेड टेल लैंप्स मिलते हैं जो रात के टाइम जलते हुए बहुत ही अच्छे लगते हैं, बहुत ही स्पोर्टी फील देते हैं। और जो पुरानी वाली हेक्टर थी वो कनेक्टेड डीएल्स नहीं आते थे, लाइट उसकी भी बहुत शानदार थी, लेकिन जो इसमें चेंज कर दिया गया है उसके बाद तो इसकी लुक में थ्रू आउट जो है वो बहुत बढ़िया कर दी गई है। जैसे कि मैंने बताया हेक्टर प्लस है तो प्लस की बैजिंग आपको यहाँ देखने को मिल जाएगी, एमजी का बड़ा सा लोगो और अगेन सिल्वर की आपको क्रोम जो स्टिक है वो यहाँ देखने को मिलेगी। नीचे भी आप क्रोम का काफ़ी यूज़ किया गया है। 4 पार्किंग सेंसर्स, इनफैक्ट यहाँ पर जो थोड़ा सा डिज़ाइन दिया गया है एरोडोनॉमिक्स का, ये एक जो है वो वर्किंग में नहीं है, तो सिर्फ एक डिज़ाइन है। रेयर फॉग लैंप्स या रेयर अगर उसकी बात कर ले तो ये भी आपको जो है एलईडी में मिलता है। 4 आपको पार्किंग सेंसर्स मिलते हैं। अब आ जाते हैं फ्रंट में जो इसकी मेन है। अगर आप शॉफर ड्रिवन कार पसंद करते हैं तो मेरे ख्याल से फिर आपको किसी और गाड़ी के लिए जाना चाहिए, बिकॉज ये गाड़ी उन लोगों के लिए है जो चलाना पसंद करते हैं, जो एक्चुअली में ड्राइव को करना पसंद करते हैं, चाहे वो लॉन्ग डिस्टेंस हो, चाहे वो शॉर्टर डिस्टेंस हो। रोज़ की आपकी जो डे रूटीन लाइफ में जितना किलोमीटर्स भी आप चलाते हैं उसमें भी अगर आप बात करें तो जो गाड़ी को एक्चुअली चला कर फील करते हैं, जो खुद चलाना पसंद करते हैं, उनके लिए गाड़ी बहुत ज़बरदस्त है। क्यों है, ड्राइव भी करेंगे एक छोटा सा, उसमें मैं आपको बताऊंगा। 6 वे आपको जो है इलेक्ट्रॉनिक सीट मिल जाती है ड्राइवर साइड और 4 वे आपको मिल जाती है पैसेंजर साइड। दोनों आपकी वेंटिलेटेड सीट्स रहती हैं। हालांकि अगर आप सेंटर कंसोल की बात करें वहाँ एक नंबर इसका थोड़ा सा कम रह जाता है, क्योंकि अगर आप इसी को अपने ही पेट्रोल वेरिएंट से कंपेयर करें, वहाँ का जो सेंटर कंसोल है और इसका जो सेंटर कंसोल है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि ये आपको मैनुअल में आता है, ये ऑटोमेटिक में नहीं आता है। उसके अलावा आपको जो पार्किंग ब्रेक है वो भी इस तरह से मिलती है लीवर वाली, वो आपको इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक नहीं मिलती है। ऑटो होल्ड, ट्रैक्शन कंट्रोल, ये सारे बटन्स आपको मिल जाते हैं, लेकिन अगेन थोड़ी सी प्रीमियमनेस की कमी है। सेंटर में आपको जो है वेंटिलेटेड सीट्स का ऑप्शन मिलता है, ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ का ऑप्शन मिलता है, हज़ार्ड लैम्प ऑप्शन मिलता है, इवन की वायरलेस चार्जिंग का ऑप्शन भी आता है। बट स्टिल थोड़ा सा एक, मतलब मैं वही गया कि कहीं और कुछ नहीं मिला तो एक नंबर यहाँ पे आप
थोड़ा सा माइनस कर सकते हैं। अदरवाइज 14 इंचज़ का इंफोटेनमेंट सिस्टम, पूरी टैबलेट है, दूसरी टेस्ला है। मतलब मुझे नहीं लगता कि इतनी बड़ी स्क्रीन तो शायद टेस्ला भी इंडिया में आएगी तो दे पाएगी, जितना MG ऑलरेडी दे रहा है। और सबसे अच्छी बात, सिर्फ ये बड़ी स्क्रीन नहीं है, उतनी ही अच्छी रिस्पॉन्सिव है, उतने ही अच्छे फीचर्स हैं और इतने डिटेल में फीचर है ना कि मतलब अगर एक एक फीचर पे बात की जाए तो मेरे ख्याल से मतलब एक वीडियो तो सेपरेटली सिर्फ इंफोटेनमेंट सिस्टम और डिजिटल क्लस्टर पे बन सकता है। इतनी मतलब चीज़ें यहाँ पर इसमें आपको देखने को मिलती है। हालांकि हमने बहुत सारी चीज़ें जो ऑलरेडी अपने पिछले वीडियो में कवर की हैं तो हम बहुत ज़्यादा उन पर बात नहीं करेंगे। जैसे कि इनफैक्ट जो मूड लाइट वगैरह है, मूड लाइटिंग वगैरह के कलर्स आप इसमें चेंज कर सकते हैं। तो और कि आपको सनरूफ कितनी परसेंटेज तक ओपन करना है ये भी आप अपने जो है टैब से, मतलब इनफैक्ट जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है उससे कंट्रोल कर सकते हैं कि भैया मुझे सिर्फ 20% ही ओपन करना है। बहुत माइनर सी माइन्यूट सी चीज़ें हैं, लेकिन काम जैसे अब आप कहते हैं आपके हाथ में है सब कुछ सारा कंट्रोल, तो आपको बहुत अच्छा फील आता है। दूसरा, आपको वॉइस असिस्टेंट वगैरह सब कुछ, हेलो MG वगैरह ये सब कुछ चीज़ें तो हम पहले भी बता चुके मिलती हैं। दूसरा, आप देखें ड्राइवर साइड से पैसेंजर साइड आपको वैनिटी मिरर वगैरह सब मिलता है, लाइट वाइट के साथ मिलता है। इनफैक्ट सनग्लासेस होल्डर वगैरह सब मिलते हैं। ये इस तरह से खुलता है। लाइट्स वगैरह सब LED वाइट लाइट्स के साथ आता है। अब ड्राइवर साइड है तो ऑब्वियसली पैसेंजर साइड तो रहेगा ही ना भैया। आप शीशा देखेंगे, आपकी बीवी शीशा नहीं देखेगी तो फिर तो डांट तो आपको ही पड़ने वाली है। ये हो गया। अब ये वॉलनट कलर मेरा फेवरेट है। अगर मैं अपनी कार में कभी भी इंटीरियर कराऊँ जो जिसमें ज़रूरत पड़े तो शायद इसी कलर का इंटीरियर कराया जाएगा। बहुत ही शानदार कलर है। सीट्स वगैरह इसकी पूरी तरह से एकदम मस्त कुशन है। आप लॉन्ग डिस्टेंस भी ये ट्रैवल करते हैं, कई 100 किलोमीटर भी चलाते हैं तो आप थकने वाले नहीं हैं। दूसरा, पावर की अगर हम बात करें तो डीजल में आपको एनॉर्मस पावर मिलती है। ज़बरदस्त इंजन इसका 2 लीटर का काम करता है और भागने में मतलब आप जब इसको 3200 RPM तक लेके जाएंगे और 100 की 120 की स्पीड पे भगाएंगे, ये इंजन उस टाइम अपना रौद्र रूप धारण कर लेता है और फिर जो परफॉर्मेंस निकाल के देता है आपको वो अच्छे से अच्छे डीजल इंजन फेल है। हालांकि मैंने आपको बताया आपको कि इसका इसी इंजन के ऊपर बेस्ड है हैरियर, सफारी, जीप की मेरिडियन, वो सारी गाड़ियाँ भी। ट्यूनिंग पे बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं, ट्यूनिंग बहुत ज़बरदस्त है। कैबिन साउंड थोड़ी सी जरूर आएगी बिकॉज रोरी इंजन है, थोड़ी सी साउंड जरूर जनरेट करेगा। कमाल है, ड्राइव करते हैं बताते हैं। उसके अलावा आपको यहाँ पर इन्फिनिटी बाय JBL जो है वो सारा आपको यहाँ पे स्पीकर सिस्टम मिलता है थ्रू आउट। बहुत ही बढ़िया स्पीकर सिस्टम, साउंड क्वालिटी सुननी हो, ऑलरेडी हमने अपनी इंस्टाग्राम पे रील्स डाल दी हैं। एक सेपरेट रील नहीं बनाएंगे बिकॉज ऑलरेडी हम इस पर पेट्रोल डीजल दोनों पे बना चुके हैं। वहाँ पे जाइए, हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो ज़रूर कीजिए। वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए बिकॉज आप देख रहे हैं कि हम हर चीज़ एक एक चीज़ जो है बहुत डिटेल में खुद पहले एक्सपीरियंस करते हैं, अच्छे से चलाते हैं गाड़ियों को, उसके बाद आपके साथ जो है अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और इंस्टाग्राम पे जाके हमें फॉलो कर लीजिए, नीचे मैं हैंडल दे दूंगा। स्टीयरिंग की बात करें, स्टीयरिंग बहुत कंफर्टेबल है, बहुत ही क्लासी है, बहुत ज़बरदस्त प्रीमियम फील आती है इसकी। आप जब ग्रिप करेंगे इसके स्टीयरिंग को तो आपको बहुत अच्छा फील आएगा। इसका ग्लव बॉक्स देख लेते हैं। ग्लव बॉक्स की जो विड्थ है वो कुछ इस तरह से डेप्थ मिलती है और ये कूलिंग आपको ग्लव बॉक्स नहीं मिलता है। हाँ बट आप देख सकते हैं कि 2 आपके जो A4 साइज़ की फाइल्स हैं वो आराम से आ गई, इनफैक्ट और भी आ जाएंगी। अगर हम आर्मरेस्ट की बात करें तो आर्मरेस्ट कुछ इस तरह के है। यहाँ पर आपको 12 वोल्ट का सॉकेट मिलता है, 20 वाट की चार्जिंग मिलती है। थोड़ी सी फास्ट चार्जिंग और दे देते तो आपका iPad वगैरह चार्ज हो जाता। आपकी मैकबुक एयर वगैरह जो है वो आराम से चार्ज हो जाएगी, इतने में चार्ज लेगा। 2 कप होल्डर सेंटर में मिलते हैं, बाकी कुछ बटन्स मिलते हैं और बाकी हैंड लीवर आपको पार्किंग ब्रेक के लिए मिलता है। पीछे आ जाते हैं हेक्टर प्लस की जो एक थोड़ी सी खास चीज़ है। अब सीटिंग मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें क्या खास आता है जो और गाड़ियों में आपको मिल जाता है, लेकिन ये एक ऐसी चीज़ है जो पर्सनली मुझे काफ़ी पसंद है, वो है कैप्टन सीट्स। अब कैप्टन सीट्स में क्या होता है कि नॉर्मल जो बेंच सीट रहती है उसमें 3 लोग बैठते हैं और आपको कहीं भी ना सपोर्ट नहीं मिलता। जैसे ये दरवाज़ा मैं बंद कर दूं तो यहाँ पे आपकी आर्म को सपोर्ट करने का जगह मिल गई, इधर से आपको यहाँ सपोर्ट करने की जगह मिल गई, तो आप आराम से अपनी जो चेयर है उसको पीछे की तरफ टिल्ट कर सकते हैं। इनफैक्ट कि आप इसको स्लाइड भी कर सकते हैं और स्लाइड करने के 2 फ़ायदे हैं। स्लाइड करने का एक फ़ायदा तो यह कि अगर आपकी हाइट ज़्यादा है, आपको लेग रूम कम मिल रहा है, हालांकि ये वाली सीट काफ़ी पीछे कर रखी है। अगर नॉर्मल 5'8", 5'10" का बंदा बैठेगा तो वो सीट आगे करके बैठेगा और उस हिसाब से यहाँ पे काफ़ी स्पेस मिलेगा। और उसके अलावा भी अगर आपकी हाइट ज़्यादा है तो आप इसको स्लाइड कर सकते हैं, जैसे कि आपको जो है लेग रूम अच्छा मिल गया। दूसरी चीज़, अगर आपको नहीं चाहिए लेग रूम, आप इसको आगे करेंगे तो जो तीसरी सीट पे बंदा बैठेगा उसको ठीक ठाक लेग रूम मिल जाएगा। उससे ये फायदा होगा कि वो भी कंफर्टेबली बैठ पाएगा जितना आप कंफर्टेबली बैठ पा रहे हैं। एक जो चीज़ यहाँ मुझे नेगेटिव लगी, जो मैं कंपेयर करूंगा, सफारी जो इसकी कंपटीटर है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंपटीटर है। इनफैक्ट इसकी कंपटीशन में जो है XUV 700 भी आती है, लेकिन उन दोनों गाड़ियों में, उसमें और इसमें एक चीज़ मिसिंग है जो सफारी में आपको मिलेगी, वो है रियर सीट्स का वेंटिलेटेड होना। इसमें आपको वेंटिलेटेड सीट्स का ऑप्शन नहीं मिलेगा, जो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक नेगेटिव है। इतनी फीचर रिच गाड़ी है, इतने फीचर जो है भर भर के डाले गए हैं। आप किसी भी फीचर का नाम लीजिए आपको इस गाड़ी में मिलेगा, लेकिन वेंटिलेटेड चीज़ का ऑप्शन और दे देते तो मज़ा आ जाता। बाकी आपको यहाँ पर जो है एयर ब्लोअर वगैरह सही मिलेंगे। वहाँ पर ब्लोअर आपको डोर्स में मिलते हैं, यहाँ ब्लोअर आपको यहाँ पे मिलते हैं।
जिसका फ्लो वगैरह आप कंट्रोल नहीं कर सकते, आगे से ही कंट्रोल होगा। लेकिन मैंने पीछे बैठ के देखा है, एसी की जो परफॉर्मेंस है पीछे भी ज़बरदस्त आती है। थर्ड रो में चलते हैं फटाफट। थर्ड रो में जाने के लिए आपको बीच में से ही जाना पड़ेगा। मैं सही बताऊं तो मैं फर्स्ट टाइम जो है थर्ड रो में बैठा हूं, हेक्टर प्लस की सफारी में बैठा था। दो चीज़ें जो है बैठते साथ नोटिस की। एक तो भैया कंफर्टेबल नहीं है, मतलब मैंने ये सीट जो है सबसे आगे कर रखी है, आगे की तरफ टिल्ट भी कर रखी है, और ये टम्बल डाउन नहीं होती है। कैप्टन सीट्स कभी भी टम्बल डाउन नहीं होती हैं, तो आपको सेंटर से ही आना पड़ेगा। पहली चीज़ तो ये हो गया कि थोड़ा सा अनकंफर्टेबल तो आपको यही होता था कि टम्बल डाउन में ना एंट्री करना एग्जिट करना आसान रहता है। दूसरी चीज़ मैंने स्पेशली जो है गाड़ी ऑन करवाई है, और गाड़ी ऑन करने के साथ मैं एसी का जो है या पीछे इफेक्टिवनेस देखना चाह रहा था। ब्लोअर मेरे सामने है, वहाँ से भी मुझे एक हल्की सी जो है ब्रीजिंग जो है कूलिंग आनी फील हो रही है। उसके अलावा एक सबसे अच्छी चीज़ मुझे लगी, यहाँ पर भी आपका जो है ऑप्शन आपको यहाँ मिल जाता है। जिस तरह से आप देखिए कि मैंने ऑन कर दिया, तो आप इसकी जो फ़ैन की स्पीड है, हवा की आवाज़ आ रही होगी, और ये अच्छी चीज़ है। मतलब यहाँ पर आप जो है इसके ब्लोअर को एडजस्ट कर सकते हैं, इसकी हवा को कम ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि थर्ड रो में जो है पहले ही थोड़ा सा आपको जो है क्लॉस्ट्रोफोबिक फील हो सकता है, बिकॉज शीशे काफ़ी जो है वो छोटे हैं और सीट्स भी बहुत अनकम्फर्टेबल है। मतलब बच्चे ही बैठ सकते हैं, बड़े तो नहीं बैठ सकते। हाँ, थोड़ा ये है कि हेडरेस्ट आपको यहाँ पे मिल जाता है, एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाता है, लेकिन सीट जो है वो काफ़ी स्ट्रेट है, मतलब रिक्लाइनिंग नहीं है, तो आप वैसे ही बड़ा अनकम्फर्टेबल बैठे होते हैं। और दूसरा आपको सीट भी स्ट्रेट मिल जाए, मुझे नहीं लगता आप थोड़ा सा छोटा मोटा डिस्टेंस भी ट्रैवल कर पाएंगे। बच्चों के लिए अच्छी सीट है और वो बैठे। और दूसरी चीज़ एसी उनको आराम से मिलेगा ना, फिर पीछे बैठ के आपको तंग भी नहीं करेंगे। तो जनरली क्या होता है, बच्चों को गर्मी ज़्यादा लगती है, और अगर यहाँ पर एसी भी ना मिले और आपने उनको दबा के बैठा भी दिया तो फिर वो बिल्कुल नहीं बैठने वाले, पीछे से बैठे शोर ही मचाएंगे। लेकिन यहाँ अच्छी बात है, एसी मिल गया। दूसरी साइड आपको यहाँ पर 5 वोल्ट का यहाँ पर आपको जो है यहाँ पे सॉकेट भी मिल जाता है यूएसबी का, ये एक बढ़िया चीज़। बाकी सीट बेल्ट 2 पॉइंट सीट बेल्ट मिलेगा। यहाँ पे भी एक छोटा सा क्लिप है, ये मेरे ख्याल से इस वाली आगे वाली सीट बेल्ट को जो है एडजस्ट करने का क्लिप है, और ये वाली सीट बेल्ट जो है वो यहाँ पे क्लिप हो जाती है। तो अगर इन केस अगर वो यूज़ में नहीं है, तो गाड़ी जब खड्डों से निकलती है तो ये वाली जो चीज़ है ना, ये आवाज़ करती है ऐसे ऐसे करके, वो अगर आप इसके साथ टक कर देंगे तो आवाज़ नहीं आएगी। बहुत अच्छी सोच है यार, बढ़िया है। बाकी ओवरऑल लाइट वगैरह का यहाँ पीछे कोई इंतज़ाम नहीं है, यहीं पर आपको लाइट मिलेगी, ये एलईडी आपको लाइट मिल जाएगी। एयरबैग यहाँ से मिलेगा। बाकी सनरूफ का पीछे से मज़ा पूरा देख सकते हैं आप। मेरे ख्याल से जो सबसे अच्छा व्यू आएगा ना, थर्ड रो से ही आएगा सनरूफ का। सेंटर वाले बंदे को तो आएगा, बट सबसे बड़ा जो व्यू आएगा वो थर्ड रो से ही आएगा। और आगे से आप देख सकते हैं कितनी ह्यूज लगती है ये गाड़ी, मतलब आगे ऐसा लगता है कि कहीं दूसरे कोने में बैठ के ड्राइवर चला रहा है। ड्राइविंग सीट पे इसके आगे हैं, सबसे जो अच्छी फील आती है ड्राइविंग सीट में आती है वो इसका जो आगे का व्यू आता है ना, आपको डैशबोर्ड का व्यू आता है। बड़े बड़े आपको जो है एसी वेंट्स दिखते हैं, एक बहुत ही बड़ी 14 इंचेस की आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम की स्क्रीन दिखती है, कंप्लीटली डिजिटल MID आपको मिलता है। जो स्टीयरिंग है उसका एक फील बहुत प्रीमियम और एकदम लग्जूरियस आपको आता है। बहुत सारे बटन्स आपको आपके स्टीयरिंग पे दिखते हैं। इनफैक्ट जो सेंटर कंसोल है वो भी काफ़ी हद तक, अगर आप इसको कंपेयर ना करें एसी के पेट्रोल से, तो वो भी काफ़ी हद तक आपको जो है काफ़ी अच्छा फील होता है। दूसरा यहाँ पर हेड आर्मरेस्ट जो आपको दिया गया है, आर्मरेस्ट में आपका हाथ की पोजीशनिंग जो है वो थोड़ी सी पीछे रह जाती है। अगर ये थोड़ा स्लाइडिंग होता तो मेरे ख्याल से ज़्यादा सही रहता, बिकॉज जैसे आप यहाँ पे गियर नॉब पे जब हाथ रखेंगे तो उस टाइम पे आपको यहाँ सपोर्ट नहीं मिलेगा, आपको हल्का सा ये फील होगा कि ये आगे होना चाहिए था। तो जो मुझे लगता है कि इतना लंबा हाथ तो यार किसी का भी नहीं होगा ना कि यहाँ पे हाथ भी रख ले और गियर नॉब पे भी पहुँच जाए, ठीक है, चाहे वो 6 फुट का ही क्यों ना हो। अब दूसरा रिवर्स के लिए आपको जो है यहाँ पे नॉब को हल्का सा ऊपर उठाना है, और जहाँ पे पहला गियर डलता है क्लच दबा के उसमें ही डाल देना है, तो ये रिवर्स गियर डल गया। और रिवर्स गियर डलता ही आपका 360 डिग्री कैमरा ऑन हो गया। यहाँ पे 2D 3D व्यू सब आता है, और 3D व्यू में आपको जो है डायनेमिक लाइन्स मिल जाती हैं। यहाँ पे सेटिंग में आप जाएंगे तो डायनेमिक लाइन्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगी, तो आपने जो टर्न करना है तो उस हिसाब से जो है इसकी लाइंस भी मूव करेंगी। दूसरा यहाँ पर आप एक बार दिखाना चाहूँगा, जैसे ही हम इसका स्टीयरिंग टर्न करते हैं तो इंडिकेटर भी ऑन हो जाता है, ठीक है। लेफ़्ट टर्न करते हैं तो लेफ़्ट का इंडिकेटर ऑन हो जाता है। इस तरह से बहुत लोगों ने, हमने जब एक रील बनाई थी तो लोगों ने इस पर काफ़ी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स भी दी थी कि भैया इंडिकेटर देने के टाइम पे आप उसी टाइम थोड़ी देंगे, आप थोड़ा एडवांस में देंगे। बात बिल्कुल सही है, बट एक टेक्नोलॉजी है, एक फीचर है जिसका यूज़ बहुत हद तक अच्छे से किया जाए तो आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स देगा। हाँ, आप सोचें कि आप इंडिकेटर देना ही भूल जाएंगे, आपका काम नहीं है इंडिकेटर देना, गाड़ी का काम है इंडिकेटर देना। आपने बस स्टीयरिंग टर्न किया और इंडिकेटर आ गया, पीछे वाला अपने हिसाब से रोकना है रोकते, नहीं रोकता तो ठोक दे, ऐसा नहीं है। तो हर चीज़ के अपने पॉजिटिव नेगेटिव ज़रूर होते हैं, इसको पॉजिटिव फीचर की तरह लीजिए। इंडिकेटर देना आप ही का ही काम है, तो जो ह्यूमन ब्रेन काम करेगा वहाँ पे टेक्नोलॉजी भी उस हद तक काम नहीं कर पाएगी। इसको गियर में डाल के आगे बढ़ चले हैं,
और सीट थोड़ी सी और मैं इसको पोजीशन कर लूँ, मैं थोड़ी स्ट्रेट सीट पसंद करता हूँ। सबसे अच्छी चीज़ जो हमने हर वीडियो में अपनी बात की है, इनफैक्ट इसके हेक्टर के हर वीडियो में बात की है, वो ये कि गियर डालते जब आप उठाते हैं तो जो डीजल का पंच है, पंच में तो खैर पंच है नहीं, डीजल का जो पंच है वो ज़बरदस्त आपको यहाँ फील होता है। 2 लीटर का इंजन जो है वो धमाल काम करता है। अभी रिसेंटली की बात है कि हम लोग ना बाई चांस की बात है कि हम लोगों ने इसी इंजन को अलग अलग गाड़ियों में फील किया है। तो बहुत जो है रिसेंटली उन चीज़ों को फेस करने की वजह से मैं ये बता पा रहा हूँ कि इसका जो इंजन है वो कितना पेपी है। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल अभी कुछ दिन पहले ही हमारे पास सफारी आई थी, अभी करंटली हमारे पास हैरियर आई हुई है और ये भी वही इंजन है। इनफैक्ट मैंने थोड़े दिन पहले भी जीप मेरिडियन चलाई थी। तो इंजन की जो ट्यूनिंग है वो कहीं ना कहीं 19-20 फ़र्क आपको हर गाड़ी में मिलेगा, लेकिन परफॉर्मेंस जो निकल के आती है ना वो इतनी ज़बरदस्त है कि आप अपने एक्सीलेटर पे पैर रखते हैं और इंजन कहता है कि बस इसकी कोई डेडलाइन नहीं है, आप बस एक्सीलेटर दबाई जाओ और मैं आपको पावर दिए जाऊंगा। तो 3000, 4000, 4500 आरपीएम तक भी पहुंचकर ये अपनी पावर जो है वो रिटेन रखता है। और राइट साइड में आप देख सकते हैं कि बच्चे जो है स्केटिंग कर रहे हैं। हमें ये बताया गया है कि इनका कुछ नेशनल लेवल का कोई इवेंट है जिसकी तैयारी चल रही है। तो ये बहुत अच्छी बात है, बच्चों को स्पोर्ट्स में एंकरेज करना चाहिए। उनके जो माता पिता है वो भी आए हुए हैं, तो बच्चों को जो है सपोर्ट करना चाहिए अगर वो किसी स्पोर्ट्स में भाग लेना चाहते हैं, गाड़ी पे वापस आते हैं। यहाँ पर इंजन की परफॉर्मेंस की बात हो रही थी, तो इंजन परफॉर्मेंस तो नेक्स्ट लेवल है, बहुत ही शानदार है। पेट्रोल इंजन से कंपेयर करें तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। ये चलाने के बाद वो इंजन जो है वो पसंद नहीं आएगा। हालांकि अगर हम सेल्स फिगर्स की बात करें तो हेक्टर पेट्रोल भी बहुत अच्छे नंबर्स में बिक रही है। रीज़न बीइंग कि जिस प्राइस रेंज में वो आती है उस प्राइस रेंज में उतने फीचर्स, इतनी बड़ी स्क्रीन और इनफैक्ट यहाँ से ज़्यादा ही फीचर्स आपको उसमें मिलते हैं। एडास लेवल 2 मिलता है यार, सबसे बड़ी बात तो ये एडास लेवल 2 आ जाता है। और उस हिसाब से जो प्राइस सेगमेंट में वो लाई करती है वो मतलब फिर अलग ही है। मतलब आप अगर उसके कंपटीशन में देखें XUV 700 वो ऊपर जाती है, सफारी देख लें वो भी ऊपर जाती है। और दूसरा वेटिंग टाइम की बात कर लेते हैं। वेटिंग टाइम XUV 700 में तो सबको पता ही है कि वेटिंग टाइम बहुत ही ज़्यादा रहता है, जो कंपैरेटिवली मतलब आप आज गाड़ी बुक करेंगे तो 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने बाद आपको गाड़ी मिलेगी। यहाँ आपको कार जो है वो इंस्टेंट मिल जाती है। मतलब आप डिलीवरी लेना चाहें, आज बुकिंग कराएं, हफ्ते के अंदर अंदर आप डिलीवरी ले लें, इनफैक्ट उससे भी पहले। और दूसरा प्रीमियमनेस की बात करें तो मैं एक स्टेप अहेड मानूंगा। मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में भी बोला था, एक स्टेप अहेड मानूंगा इस कार को प्रीमियमनेस के मामले में। डीजल आप लेते हैं तो डीजल में आप परफॉर्मेंस में भी इसको आप मान सकते हैं। पेट्रोल आप लेते हैं तो पेट्रोल में फिर कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा टर्बो लैग वगैरह फील होता है। थोड़ा आपको भाई इतनी बड़ी गाड़ी है, इतनी भारी गाड़ी है, थर्ड वगैरह की बात करो यार, इतना भारी दरवाज़ा है, इतना भारी दरवाज़ा है, इतना वेट ये कैरी करती है। उसके बाद 1.5 लीटर का आपने इंजन लगाया उसमें, 1.5 लीटर का इंजन वो भी मतलब ठीक है टर्बो चार्ज है, बट 1.5 लीटर का इंजन इतनी बड़ी गाड़ी के लिए थोड़ा कम होता है, माइलेज भी वो कम देती है। बट स्टिल नंबर्स में देखा जाए तो वो हेक्टर पेट्रोल जो है वो अच्छे नंबर्स में बिक रही है। डीजल का एक रीज़न, कुछ थोड़ा कम बिकने का रीज़न ये है मैनुअल, आपको इसमें कोई ऑटोमेटिक नहीं मिलता, थोड़े फीचर्स कम मिलते हैं, सेंटर कंसोल की थोड़े से आपको प्रीमियमनेस कम होती है उस वजह से। लेकिन जो डीजल के दीवाने हैं, जो इनको डीजल चलाना पसंद है, जिनको पता है कि क्या परफॉर्मेंस आएगी, तो फिर वो सारी चीज़ों के ऊपर इसको चूज़ करते हैं। तो यहाँ पर बहुत बड़ा एक डिफरेंस निकल के आता है, कौन सी आपको लेनी है। आपको माइलेज से इतना फ़र्क नहीं पड़ता, प्रीमियमनेस अच्छी चाहिए, प्राइस अच्छा चाहिए और फीचर्स ज़्यादा चाहिए, गो फॉर द पेट्रोल वेरिएंट। आपको परफॉर्मेंस अच्छी चाहिए, फीचर से इतना फ़र्क नहीं पड़ता। और अगर आप इसको सलीके से चलाते हैं, तरीके से चलाते हैं, तो डबल फिगर में भी आप टच कर जाएंगे माइलेज की बात करें तो। और काफ़ी हद तक मतलब आप रेगुलर ही डबल फिगर्स में इसकी माइलेज निकाल पाएंगे, मतलब 10, 11, 12 निकाल पाएंगे तरीके से चलाते हैं। हाँ, रफ चलाते हैं, तेज़ चलाते हैं, परफॉर्मेंस निकालते हैं जैसे कि हम निकाल रहे हैं, तो फिर आप मान के चलिए कि फिर आपको वो 7, 8, 9 इसमें जो है देगी और बहुत हद तक भी 6 भी पहुंच जाएगी, मतलब गिरेगी एवरेज। ऑब्वियसली आप परफॉर्मेंस निकालेंगे तो माइलेज तो वो जो है वो कहीं हद तक कॉम्प्रोमाइज़ होगी। बाकी डीजल चलाने में बहुत मतलब एक ना जैसे कहते हैं आप एंथुजियास्ट हैं तो आपको डीजल चलाते हुए बहुत मज़ा आएगा। आप मतलब कहेंगे कि आप चलाते जाएँ, आप डीजल को एंजॉय करेंगे पूरी तरह से अपनी राइड को, लॉन्ग डिस्टेंस में भी आप जाएंगे। बहुत सारे लोग हमारे चैनल पे आए हैं जो बात करते हैं कि मैनुअल गाड़ी लेनी है, वो स्पेसिफिकली मैनुअल के लिए जाते हैं, तो वो लोग मैनुअल लेना पसंद करते हैं और डीजल भी पसंद करते हैं। तो भैया इससे बढ़िया गाड़ी नहीं है कोई, इससे बढ़िया गाड़ी नहीं है कोई अगर आप प्रीमियमनेस और इस इंजन परफॉर्मेंस की बात करें।
दूसरा पेपी इंजन है, अच्छी परफॉर्मेंस देता है 3000 और हाँ ये है कि 3200 आरपीएम पे जब आप लेके जाते हैं 80-100 पे भगाते हैं, थोड़ी सी इंजन साउंड ज़रूर आती है कैबिन के अंदर, अदरवाइज़ बहुत शांत है। बाहर खड़े होंगे तो थोड़ी बहुत साउंड ज़रूर न सुनाई पड़ेगी, अंदर गाड़ी के अंदर बात चला रहे होंगे तो कोई साउंड, कोई नॉइस आपको इसमें नहीं आएगी। और ओवरटेक करना हो आपको, एक मतलब एक्सीलेटर करके आपको एकदम आपको आगे निकलना हो तो कहीं कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। तो ये छोटा सा एक रिव्यू यहाँ पर ड्राइव रिव्यू हमने किया, और इससे ज़्यादा अगर आप और डिटेल में देखना चाहते हैं तो हमारे जो इसी कार का डीजल वेरिएंट का जो हमने वीडियो बनाया था डिटेल में, वो जाकर देख सकते हैं। बाकी अगर आप एडास लेवल के फीचर्स देखना चाहते हैं कि इस कार में एडास की जो फीचर्स हैं वो किस तरह से काम करते हैं, वो भी हमने बहुत डिटेल में बात की थी अपने पेट्रोल वेरिएंट वाले में। सबका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ पे आप जाके ज़रूर देखिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। अगेन एक रिक्वेस्ट रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बिकॉज सब्सक्राइब करने से मोटिवेशन मिलता है। हम लोग जो वीडियो बनाने में मेहनत करते हैं, आपके लिए वीडियोस लेके आते हैं, कोशिश करते हैं कि अपनी तरफ से बेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको दे सकें। तो अगर आप चाहते हैं कि ये कंटिन्यू रहे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।